क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2025-26। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को बिहार बजट को करा दिया है। आप जाकर के जो है एग्जाम वेब ऐप पर और आपका यूट्यूब चैनल दोनों पे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। लचीले विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की रूपरेखा के साथ ये बिहार का आर्थिक समीक्षा पेश किया गया है। आर्थिक समीक्षा जो पेश किया गया है, याद रखिएगा, हमेशा एक साल पीछे का होता है। हमने क्या अचीव किया है, इसी की हम समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि हमने कहाँ तक जो टारगेट सेट किया था और कितना हमें अचीव हुआ है, उसको लेकर के होता है। और जो बजट होता है वो हमेशा एक साल आगे का होता है। तो जो बिहार का बजट पेश किया गया है वो 2026-2027 का पेश किया गया है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा है 2025 और 2026 की है, अर्थात एक साल पीछे हमने क्या पाया है। और बजट हमेशा आगे का होता है। इस बात को, इस मामूली से अंतर को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जानना इन सब चीजों को जरूरी है। तो आज के बिहार आर्थिक समीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि में, सेवा क्षेत्र में, उद्योगों में क्या परिवर्तन हुआ है, कितना ग्रोथ वृद्धि हुई है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितना हमने अचीव किया है, जो है शिशु मृत्यु दर क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, इन सब के बारे में जो सुधार हुए हैं वो डाटाबेस क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय औसत से तुलना करेंगे। राष्ट्रीय औसत मतलब यहाँ बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय जो औसत है, जो आर्थिक समीक्षा है बिहार की और जो भारत की, उसकी पहले तुलना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और हमें समझने में भी आसानी होती है। अगर हम बात करते हैं तो जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर, याद रखिएगा, जीएसडीपी जो वृद्धि दर होती है चालू मूल्य पर भी होती है और आपका स्थिर मूल्य पे होती है, और दोनों में बिहार राष्ट्रीय आय से काफी आगे है और राष्ट्रीय औसत से कह सकते हैं काफी आगे है। आप जरा देखिएगा, जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर बिहार कितना है, 13.1%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना है, 9.8% है। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर वर्तमान में बिहार की कितनी है, तो आप बताओगे 13.1% है। इस डाटा को याद रखिएगा। दूसरी तरफ जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितना है, तो 8.6% है बिहार की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 6.5 है। तो दोनों मामले में हम राष्ट्रीय स्तर से आगे चल रहे हैं। तो बिहार की ग्रोथ रेट धीरे धीरे क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो आपको ये दोनों फिगर याद रखना होगा, 13.1 चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य 8.6% आपको याद रखना होगा। इस ग्रोथ से बिहार की जीएसडीपी आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, इस फिगर को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, 76,490 रुपया इस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डाटाबेस क्वेश्चन है, यही मूल्य देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3-4 बार 5 बार इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। बहुत बना बनाया क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि वृद्धि कितनी हुई है इस बार जो है प्रति व्यक्ति आय में, तो 14.45% की अभूतपूर्व वार्षिक वृद्धि हुई है। पूछा जाएगा कि इस बार बिहार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि कितनी परसेंट हुई है, तो 14.45% की हुई है। तो आपको ये फिगर भी याद रखना होगा और ये फिगर भी याद रखना होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि आर्थिक समीक्षा डाटाबेस होता ही है। हमने क्या अचीव किया उसको हम डाटो में ही देखते हैं, इसीलिए हम डाटा को याद करना हमें जरूरी है। तो आपको ये फिगर भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा, और आपको इस मूल्य को याद रखना, 76,490 रुपया आपको याद रखना होगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आप देखो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट लिखा है, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार जीएसडीपी एंड इंडिया जीडीपी एट करंट प्राइस में अगर हम देखते हैं तो 2020-21 में अगर देखा जाए, वहां से हम तुलना करें तो 2024-25 में हम कहां पहुंचे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर 9.8% है और बिहार की ग्रोथ रेट कितनी है, 13.1% है। तो जो यहाँ पे लिखा गया था
उसी चीज को आप ग्रोथ में कैसे देख सकते हैं, तो कितना वेरिएशन है, तेजी से हो रहा है। तो इस डाटा को जरूर याद रखिएगा, खास करके चालू मूल्य वाला यह क्वेश्चन हमेशा आता है, बना बनाया क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ मुद्रा स्फीति नियंत्रण की बात करते हैं, तो बिहार में मुद्रास्फीति दर कितनी है, 0.5% रही है। कितना, तो बिहार की मुद्रास्फीति दर याद रखिएगा 0.5% है। ग्रामीण क्षेत्र में कर बात करते हैं तो 0.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो 1.4% है, याद रखिएगा। तो बिहार की जो है क्या कह सकते हैं, मुद्रास्फीति दर कितनी है, 0.5%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इस डाटा को याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर से तुलना करने का मतलब ये होता है, आजकल क्या है कि क्वेश्चन वाक्य बना के पूछते हैं, कि मान लो पूछते हैं वाक्य बना के, मान लो पहला ऑप्शन अगर आ जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 1 क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार की जीएसडीपी जो आपका वृद्धि दर है चालू मूल्य पर 13.1% है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर के देखा जाए तो 9.8% है। ये ऐसे वाक्य बना के आता है, तो वो क्यों पूछना चाहता है कि आप तुलना करके पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो इसीलिए तुलना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य बनाकर 1 2 3 करके, और फिर पूछा जाता है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। तो हमें ऐसे बारीक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए देखा होगा कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एग्जाम होता है प्रीवियस ईयर पेपर में पहले कराता हूं, तो 72 बीपीएससी का प्रीवियस पेपर में चेक करा रहा हूं। 72 बीपीएससी का मैंने बैच शुरू किया है, समाधान बैच शुरू किया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, फीस बहुत कम है, और जो है आप कहीं कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। इसमें सारा वीडियो, सारी जो है आपका नोट्स, सबको जो है इसी फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसी फॉर्म में आपको सारे वीडियो ऐसे ही मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल हो चाहे जो भी हो, करंट अफेयर होती है, हर संडे को टेस्ट होता है इसका। तो आप लोग दिए गए नंबर पे एक बार जरूर विजिट करिएगा, पूछिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो हम उसको आपको बता देंगे, बहुत कम पैसे में आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना ये सब डाटा जो अभी मैंने आपको बताया, इस सब डाटा को आप जरूर लिख करके याद कर लीजिएगा। 3 4 बार 5 बार जब लिखेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, तो गलती नहीं होगी आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिवीजन करने में, हम रिवीजन नहीं करते हैं, हमें उसी को करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि प्रधान से विविधीकृत अर्थव्यवस्था की ओर ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। हम पहले कृषि और आपका जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात करें, हम 2020-21 से तुलना करेंगे, 2024-25 की तुलना करेंगे, क्योंकि 2024-25 को ही आर्थिक समीक्षा के बजट में अपडेट किया गया है। अब देखो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र 2020-21 में कितना था, 21.9% था, इसमें गिरावट आई है। तो गिरावट होकर के कितना हो गया है, अब प्राथमिक क्षेत्र कितना हो गया है, याद रखना 18.3%, 18.3% हो गया है क्या, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र का इस बार योगदान है आर्थिक समीक्षा में। तो आपको ये फिगर याद रखना होगा कि आर्थिक समीक्षा में कृषि में कितना परसेंट की मतलब कितना परसेंट का योगदान है, तो बताएंगे 18.3% का, जबकि ये ग्रोथ कितना थी पहले, 21.9 थी। तो कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में लोगों की निर्भरता बढ़ी है, दोनों उल्टा बात है, ठीक है। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, जो हम उद्योग क्षेत्र होता है, 21.1% था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जंप किया है बिहार ने, अब देखो कितना परसेंट हो गया है, तो 26.8% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र में ग्रोथ बिहार में तेजी से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं बिहार में, तो सेवा क्षेत्र में जो 57% का उस समय योगदान था 2020-21 में, इसमें गिरावट आई है और ये 54.8% है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा में कृषि का कितना योगदान है, इस बार कितना योगदान है, तो 18.3% का, इस फिगर को याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.8% का, ये याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.8% का है, ये याद रखिएगा। तो इसमें वृद्धि किसमें ज्यादा हुई है, उद्योग में, ये याद रखिएगा। गिरावट किसमें आई है, कृषि में, और आपका सेवा क्षेत्र में भी गिरावट आई है,
इस बात को याद रखिएगा। तो इस फिगर की तुलना करके हमें थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, तभी हमें चीजें याद होती है कि किसमें गिरावट हो रही है, किसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कृषि क्षेत्र में गिरावट हुई है, सेवा क्षेत्र में गिरावट हुई है, लेकिन उद्योगों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये फिगर तीनों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलान करने को आते हैं। एक तरफ आपको डाटा दिया गया होगा परसेंटेज में, एक तरफ दिया होगा किसमें किसका जो है योगदान है, तो आपको मिलाने को आएगा। तो ये गलती मत करिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। यहाँ लिखा है द्वितीय क्षेत्र का उभार, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र 11.1% स्थिर मूल्य की दर से सबसे तेज गति से वृद्धि हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्योग और निर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 11.1% की वृद्धि हो रही है। इस डाटा को याद रखिएगा, ये डाटा भी महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र का संकुचन हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, सिकुड़ रहा है। देखो कैसे, जीएसडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 21 अगर कहा जाए तो 21.9% से घट करके 18.3% हो गई है, ये याद रखिएगा। तो एक तरफ कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है और उद्योगों की हिस्सेदारी बिहार में बढ़ रही है। तो ये ग्रोथ रेट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी डाटाबेस है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मूल्यवर्धन बनाम रोजगार का विरोधाभास की बात कर लेते हैं। अब आप देखो कि कृषि और संबंध क्षेत्र की बात करते हैं, उच्च निर्भरता कम आय है। प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें आप देखो कृषि का योगदान कितना है, 18.3% का, लेकिन इस पर रोजगार की हिस्सेदारी कितनी है, 54.2%। कृषि बिहार में अगर 100% जनसंख्या है तो 100% का आधा से ज्यादा 54.2% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। ये डाटा को हम निबंध में यूज कर सकते हैं, इस डाटा को हम मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है जीएसडीपी में और दूसरी तरफ रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ रही है। अर्थात आज भी जो है 54.2% लोग आज भी बिहार में कृषि पर क्या है, डिपेंड है। इस बात को याद रखिएगा। उद्योग और विनिर्माण की बात करें तो संतुलित हुआ है, इसका पता है कि 26.8 रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यहाँ रोजगार 23.4% रोजगार उद्योग में बिहार के लोगों को मिला है, योगदान है, मतलब उस पर डिपेंडेंट है। कम रोजगार सर्वाधिक आय की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र लगभग 54% है, 54.8% योगदान है आपका जीएसडीपी में, लेकिन रोजगार कितना मिल रहा है, 22.2%। अब आप समझो कि 22.2% लोग बिहार के सेवा क्षेत्र पर डिपेंड है, जबकि उसकी हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। अगर हम तुलना करके यहाँ देखते हैं तो यहाँ इसका देखो तृतीय क्षेत्र का योगदान इतना परसेंट है, लेकिन ये केवल 22% लोगों को रोजगार दे करके बैठा है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये डाटा जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर पे कितने लोगों को रोजगार निर्भर है, 54.2%। उद्योगों में कितना निर्भर है, 23.4%। और आपका जो है सेवा क्षेत्र में कितना है, तो रोजगार का 22.2% लोग रोजगार पाए हैं। तो किस सेक्टर में कितना रोजगार पाए हैं ये भी याद रखिएगा, कितना लोग डिपेंड है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। डाटाबेस क्वेश्चन बना बनाया क्वेश्चन है, बिल्कुल आना तय है, तो आप गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसकी चीजों को और देखते हैं। लिखा है कि उद्योग अर्थव्यवस्था उद्योग की ओर हस्तांतरित हो रही है, लेकिन 61.2% पुरुष श्रमिक अभी भी ग्रामीण स्वरोजगार में है। गैर कृषि रोजगार सृजन तत्काल आवश्यक है, अर्थात रोजगार के लिए हमें कृषि से थोड़ा इतर रोजगार हमें खोजना होगा बिहार में, ये बताया गया है। और आज भी जो है अगर देखा जाए तो 61.2% पुरुष आज भी जो पुरुष श्रमिक हैं वो ग्रामीण स्वरोजगार में ही लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वहां से ट्रांसफर करके हमें सेवा और आपको उद्योग और सेवा क्षेत्र में हमें लाना पड़ेगा। कृषि पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका योगदान कम होता जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कृषि पर क्या होगा, बोझ ज्यादा पड़ेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा हमें इस चीजों पर थोड़ा हमें गौर करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, दो बिहार की कहानी। मतलब कुछ बिहार, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं बहुत समृद्ध हैं और बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जो सबसे पिछड़े हैं। इसीलिए लिखा है कि दो बिहार कहानी, गंभीर क्षेत्रीय असमानता है। कहीं पर बगल में ही कोई जिला ऐसा जो काफी ग्रोथ कर रहा है,
उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक समृद्ध जिले कौन से हैं, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना की है। पटना की प्रति व्यक्ति आय जरूर याद रखिएगा 1,31,332 रुपए है। नंबर 2 बेगूसराय और नंबर 3 मुंगेर है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में 3 जिले जो सबसे टॉप पर है, याद रखिएगा। नंबर 1 आपका पटना, नंबर 2 बेगूसराय, नंबर 3 आपका मुंगेर है। सर्वाधिक पेट्रोल खपत पटना और मुजफ्फरपुर में है। सर्वाधिक एलपीजी खपत भी पटना में है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दे दिए गए हैं, पूछे नहीं जाते। लेकिन ये वाला पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 पे कौन है, तो पटना है। नंबर 2 पे बेगूसराय, नंबर 3 पे मुंगेर है। और पटना का फिगर भी याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा क्योंकि राजधानी है। सबसे पिछड़े जिले की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ की है, शिवहर की है, 22,047 रुपए है। नंबर 2 अररिया और नंबर 3 सीतामढ़ी है। तो याद रखिएगा शुरू के 3 प्रति व्यक्ति आय कम वाले कौन है, इनको याद रखिएगा। न्यूनतम पेट्रोल खपत लखीसराय और बांका में, न्यूनतम एलपीजी आपका जो है शिवहर में, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये डाटा आप याद करें चाहे ना याद करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में चूंकि दिया रहता है। लेकिन ये वाला याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कौन से हैं और सबसे अधिक कम प्रति व्यक्ति वाले 3 जिले कौन से हैं, याद रखिएगा। अब जरा यहाँ देखो, मैप पे देखो, जो आपका ये वाला क्षेत्र है, खास करके तराई का जो क्षेत्र है, जो आपका नेपाल से सीमा लगा क्षेत्र है, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और इसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में, मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जैसे जिलों में प्रति व्यक्ति आय कम है, जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कम होने के पीछे क्या कारण है, जबकि वहीं पर जो पटना, बेगूसराय और मुंगेर जैसे जिलों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो दोनों के कारण पूछे जा सकते हैं। तो इनका कारण में हम बता सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी है, मानवीय कारण भी है। तो मेंस के क्वेश्चन हम ऐसे ही ढूंढते हैं और ऐसे ही लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मेंस के लिखने की स्किल जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती है। कोई भी चीज होता है अचानक डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। जब हम चीजों को निरंतर करते हैं तभी वो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आप कोई भी चीज सीखिए, जब तक आप उस पर रेगुलर काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो कई बच्चे मेंस लिखने की कोशिश करते हैं, 1-2 मेंस लिखते भी हैं, 1-2 आंसर लिख करके दिखाते भी, रुक जाते हैं, उनको लगता है कि बस हो गया। लेकिन आप सबको पता है कि बिना मेंस में नंबर लिखे, बिना मेंस में आए हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, ना ही हम जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मेंस लिखने का एक अपना जुनून होना चाहिए, वो जुनून बहुत कम लोगों में होता है। तो प्री के साथ साथ मेंस का तैयारी भी जरूरी है। हमें ऐसे क्वेश्चन को खोजना पड़ता है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए, अब दिमाग में खुद रखो पढ़ने के दौरान कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अब मैप देख के ही लग रहा है कि उत्तरी बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है। हम ऐसे कारणों की खोज कर सकते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो हम कारणों की जब खोज करेंगे तो यहाँ कारण बता सकते हैं हम कि प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसी वजह से यहाँ का मानव संसाधन पलायन बहुत ज्यादा हुआ है। लोग यहाँ से जो है या तो दक्षिण भारत चले गए हैं, या फिर जो है आपका पंजाब चले गए, या फिर दिल्ली जाके कमा रहे हैं। तो मानव संसाधन यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर काम कौन करेगा, इसीलिए जो है एक कारण ये हो सकता है। ऐसे हमें जब कारणों की खोज करते हैं तो हमें मेंस लिखने का हमें स्किल जो है पता चलता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा भी, जो कोर्स मैंने लॉन्च किया उसमें मेंस प्री दोनों है, तो आप उसमें भी अब आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से लगभग 6 गुना अधिक है। अब आप देख सकते हो लगभग 6 गुना अधिक तो है ही है कि पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा और शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो 6 गुना की वृद्धि पटना की हुई है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, भाई कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि सबसे ज्यादा प्रति व्यय और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं, तो शिवहर और पटना ही है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो शुरू के 3 जिले ये भी याद रखिएगा, शुरू के 3 जिले ये भी याद रखिएगा, और अंतिम और पहला भी याद रखिएगा। अंतिम नंबर पर शिवहर और नंबर पहले पे पटना है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही हमें, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हम ऐसे ही उसको एज्यूम करते हैं कि अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, हमारा केवल इतना प्रयास है कि आपको जो है जितना हमारी क्षमता उस आधार पे हम आपको बता सके। आगे बढ़ते हैं। मजबूत राजकोषीय स्वास्थ्य और बढ़ता पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय क्या होता है बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं
तो कर प्राप्तियों की हिस्सेदारी 70% से बढ़कर 84% हो गई है। बिहार में जो कर होता है, टैक्स होता है, उसकी प्राप्ति पहले 70% थी, जो बढ़ करके कितनी हो गई, 84% टैक्स से प्राप्ति हो रही है। तो ये डाटा याद रखिएगा। केंद्रीय अंतरण में 1.59 लाख करोड़ रुपया बिहार को मिला है, जो कर का ट्रांसफर होता है उसमें। यहां देखो ध्यान से, अब हमारी जो एक होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है राजस्व व्यय। जब राजस्व व्यय की बात आती है तो योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है उससे राजस्व व्यय में चला जाता है। पूंजीगत व्यय उस वो होता है जैसे जब हम सड़क बनाते हैं, जब हम मेट्रो बनाते हैं, जब हम स्कूल बनाते हैं, जब हम हॉस्पिटल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं, क्योंकि उससे कोई पूंजी बन रही है। वो बिहार की पूंजी है, बिहार के सरकार की पूंजी है, बिहार के जनता की पूंजी है, हॉस्पिटल जो बना है। तो पूंजीगत व्यय बिहार का उछल रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, 15.8% से उछल करके 22.3% लगभग हो गया है। बुनियादी ढांचे और संपत्तियों पर ऐतिहासिक निवेश हो रहा है, अर्थात बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो कितना खर्च हो रहा है याद रखिएगा, 22.3%। इस फिगर को याद रखिएगा, जो 15 से लेकर के उछाल मार के 22 पहुंच गया। तो 22.3% की जो उछाल हुई है, इसको याद रखिएगा। ये फिगर आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीगत व्यय बिहार का बढ़ के कितना परसेंट हो गया है, तो डाटा दिया रहेगा, डाटा आप फीड कर लिए दिमाग में। 22.3% जो है पैसा अब बिहार के पूंजीगत ढांचे पर खर्च हो रहा है। राजस्व व्यय कितना हुआ है, 84.2% से घट करके 77.7% हुआ है। ये भी अच्छा है कि राजस्व व्यय कम होना चाहिए, पूंजीगत व्यय ज्यादा होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, 4.2% है। तो 4.2% राजकोषीय घाटा है, याद रखिएगा। बकाया ऋण कितना है, तो 37.7% है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ये सब डाटा बेस्ड चीजें हैं, इनको याद करना जरूरी है। और इसमें दो चीजें याद रखिएगा कि कर से प्राप्ति 84% हो गया है, और आपका जो है 22.3% क्या है, पूंजीगत व्यय शुरू हो गया है। ये याद रखिएगा, इस बार आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कृषि पारंपरिक अनाज से उच्च मूल्य विविधीकरण की ओर बढ़ रहा है। कैसे, हम अनाज की बात करते हैं तो चावल 40.7% की ग्रोथ हुई है, गेहूं में 32.1 है, मक्का में 27.1 प्रमुख है। फसल सघनता कितनी है, याद रखना 1.47 से बढ़ करके 1.52 हो गई है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बिहार की फसल सघनता कितनी है, फसल बोने की डेंसिटी कितनी है, तो बढ़ गई है। कितनी हो गई है, 1.52 हो गई है, याद रखिएगा। जो पहले 1.47 थी वो 1.52 हो गया। ये फिगर जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मछली उत्पादन की बात करें तो बिहार मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। तो मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है, 960,000 टन का। मधुमक्खी पालन में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का चौथा स्थान हो गया है, 12.3% की हिस्सेदारी मधुमक्खी उत्पादन में, शहद उत्पादन में बिहार की है। बागवानी बूम किया है, बागवानी उत्पादन बढ़कर के 230 लाख टन हो गया है। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन करने की बात हुई है, और साथ में 38 जिलों में नारियल वितरण की भी बात की गई है। यह भी याद रखिएगा, ये भी हो रहा है। सूक्ष्म सिंचाई क्या है, सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों का 70 से 80 सब्सिडी दी जा रही है। हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत 6,504 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये भी याद रखिएगा, हर खेत तक पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसमें जो है 6,504 रुपए का उसमें निवेश किया गया है, उतना उसको पैसा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी ढांचा और उद्यम, 4 घंटे की कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। निवेश प्रस्ताव है, मंजूरी और निष्पादन है। और फिर याद रखिएगा 956 नई उद्योगिक इकाइयां चालू है। 10,635.9 करोड़ का निवेश हुआ है। 42,999 नए रोजगार। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश हुआ। यह भी याद रखिएगा कि हमारे फूड प्रोसेसिंग में बिहार में सबसे अधिक पैसा निवेश किया गया है। इसके बाद बात करते हैं बिहार में सड़क की बात करते हैं, मेट्रो की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सड़क की बात करें कि किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, कि कहीं भी बिहार में रहो वहां से 4 घंटे में पटना पहुंच सको। 15 वर्षों में अगर देखा जाए तो 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वाहन पंजीकरण में 13.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है। कोई मतलब नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं आने हैं, हटा दो उसको।
हवाई अड्डा की बात करते हैं, चार चालू हवाई अड्डे हैं, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में 4 इस समय हवाई अड्डे चालू हैं। ठीक है। जलमार्ग की बात करते हैं तो कालू घाट में इंटर मॉडल टर्मिनल और पटना में प्रस्तावित 1200 करोड़ रुपए की जल मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है, जो अभी उस पर काम हो रहा है। पटना में जल मेट्रो पे काम हो रहा है। ठीक है, तो काम हो रहा है, जब बन जाएगा तब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो बिल्कुल हम निश्चिंत रहिएगा। अब हम यहाँ डिजिटल शासन की बात करते हैं, जो हमारे काम का है, उस पर अगर देखते हैं तो याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ साइबर प्रहार एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसमें 7,637 मामले दर्ज किए गए हैं और त्वरित कार्यवाही का इसमें काम किया गया है। यहाँ पर 87.99 का उच्च स्कोर के साथ डेटा आधारित पुलिसिंग पर अग्रणी रहा है बिहार, डाटा आधारित काम करने में, पुलिसिंग मामले में। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाहन सब है जीपीएस आधारित, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, तो पढ़ना भी मत, डाटा वो सब कुछ याद नहीं करना है। यहाँ लिखा है ई कोर्ट के जरिए, ई कोर्ट एक जो है एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राम कचहरी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। भूमि समाधान पोर्टल से जो है याद रखिएगा, क्या कहते हैं, भूमि विवादों को निपटारा किया गया है लगभग 70,000 के आसपास। लेकिन ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, ये सब नहीं आने हैं, मत पढ़िएगा, बस केवल मैं बता दे रहा हूँ कि जो आना है उसको ध्यान दीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उतना वो सब डाटाबेस क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहां से आएंगे मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ, वो हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मानव विकास, बिहार में मानव विकास के संदर्भ में स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में जो छलांग लगाया इसको देखते हैं। तो स्वास्थ्य बजट में 14.8% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो स्वास्थ्य बजट बिहार कितना हो गया, 14.8% गुना अधिक वृद्धि की गई है, ये डाटा याद रखिएगा। ओपीडी में मरीजों की संख्या 25% बढ़ गई है, इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में बिहार में तेजी से सुधार हो रहा है। यहाँ जीवन प्रत्याशा की बात किया जाए तो जीवन प्रत्याशा पुरुषों की कितनी है, अधिकतम जीवन जीने की जो एज होती है तो 68.9 याद रखिएगा पुरुषों की है और 69.7 महिलाओं की है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1.6 और 1.7 वर्ष का ऐतिहासिक सुधार हुआ है बिहार में महिलाओं और पुरुषों के जीवन प्रत्याशा में, ये याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2035 और 2036 तक अनुमान लगाया है कि महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा होगा वो कितना हो जाएगा, तो 74.5% ये महिलाओं का हो जाएगा 2035-36 तक, और पुरुषों का कितना हो जाएगा, तो 72.9% 9 वर्ष हो जाएगा किसका, पुरुषों का जीवन प्रत्याशा 2035-36 तक। ये अनुमान राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने लगाया है। तो ये अनुमान जो 2035-36 तक लगाया गया, ये भी याद रखिएगा। ये महिलाओं का है 74.5 और पुरुषों का 72.9 याद रखिएगा ये भी, और वर्तमान में कितना ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा आता है, गलती मत करिएगा। यहाँ बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, तो शिशु मृत्यु दर में बिहार ने लंबी छलांग लगाई है। 2017 में 35 था, 1000 में 35 बच्चे मरते थे, अब 1000 में केवल 23 बच्चे मर रहे हैं। लगभग शिशु मृत्यु दर में 12 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट आई है। तो इसका मतलब, अगर ये गिरावट आई है, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं। यहाँ जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, लोगों के जीवन जीने का औसत बढ़ रहा है। मातृत्व मृत्यु दर की बात करते हैं, एमएमआर की बात करते हैं, तो जननी सुरक्षा योजना से, इस योजना के कारण 16 अगर कहा जाए तो 7 लाख संस्थागत प्रसव हुए हैं। ठीक है, और मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। तो याद रखिएगा 2004 और 5 में 1 लाख एमएमआर जो होता है वो 1 लाख पे होता है। 1 लाख पे 312 महिलाएं मर जाती थी प्रसव के दौरान, जब उनको प्रसव पीड़ा होती थी, जब बच्चा पैदा होता था। इसकी संख्या घट के वर्तमान में 104 हो गई है। तो याद है गिरावट आई है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की वजह से गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये डाटा याद रखिएगा, 104, 23, और जीवन प्रत्याशा कितनी है महिलाओं और पुरुषों की, याद रखिएगा। महिलाएं ज्यादा जीती हैं, ये भी याद रखिएगा, पुरुष कम जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजगार सृजन और कौशल ऐतिहासिक भर्ती अभियान, तो बिहार में बहुत सारे भर्ती अभियान जो चल रहे हैं, ये उसके डाटा दिए गए। जैसे सिपाही भर्ती में 21,300 क्या कहते हैं 91 चयन हुआ है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। कितने फॉर्म भरवाए गए हैं, कितना, ये सब डाटा चूंकि समीक्षा में दिया गया है,
लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, जिसको हम सब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, काट देना, मत पढ़ना। सबसे बड़ी उपलब्धि 52% चयनित उम्मीदवार महिलाएं हुई हैं और 8 ट्रांसजेंडर शामिल हुए हैं। ये भी सब नहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो हटा देना, कोई मतलब उनका नहीं है। ठीक है, फॉर्म कितना भरा है सबसे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महिला और बाल विकास, सुरक्षित, गतिशील और पोषण क्या है? अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति बाल व्यय, बालकों पे जो व्यय हो रहा है वो 3,437 रुपए से बढ़ करके 9,271 रुपए हो गया है। तो प्रति व्यक्ति बाल व्यय जो हो रहा है, बच्चों पर जो पैसा चाइल्ड बजट हो रहा है, तो चाइल्ड बजट बिहार का कितना हो गया है, याद रखिएगा, 9,271 रुपए हो गया, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 से बाल बजट 17.5% की दर से बढ़ रहा है। तो बिहार का बाल बजट कितना, ये याद रखिएगा, ये 9,271, ये याद रखिएगा, बाकी पिछला याद करने की जरूरत आपको नहीं है। कितने गुना की वृद्धि हुई याद कर सकते हैं, 2.7% की, लेकिन कम पूछता नहीं, याद रखिएगा दो फिगर। आंगनबाड़ी बजट 9.3% से बढ़ा करके 2,648 करोड़ रुपए, और पोषण संबंधी आवंटन जो आपका न्यूट्रिशन के लिए है वो 2,756 करोड़ रुपए हो गया है, ये भी याद रखिएगा। तो नीचे स्तर से ही पैसा खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में और शिक्षा में, तो बिहार की स्थिति तेजी से सुधर रही है, इसको याद रखना है। पिंक बस शुरू किया गया है पटना, याद रखना, जो पिंक बस पहल है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और अन्य शहरों में 100 नई सीएनजी महिला विशेष जो है बसें शुरू की गई हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के और किफायती है, कम पैसे का है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि महिलाओं के लिए चलाया गया है, इसमें पुरुष नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, जलवायु वास्तविकता की बात करते हैं, आपदा जोखिम और हरित समन की बात करते हैं, तो भौगोलिक चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो अत्यधिक संवेदनशील भूगोल बिहार का रहा है। 2024-25 में आपदाओं से 2,547 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौत बाढ़ से हुई है, डूबने से 2,039, भीषण गर्मी से 34 और वज्रपात बिजली गिरने से 90 लोग मरे हैं। नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा इन डाटा को, प्री में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ सकता है। मेंस में अगर बिहार की आपदा जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो इन डाटा को आप दे सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में ये लोग मरे हैं। ये डाटा हम दे सकते हैं मेंस में, लेकिन प्री में नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुकूल जलवायु के लिए हरित बजट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो हरित बजट है वो 3,308 करोड़ रुपए से बढ़ करके 16,880 करोड़ रुपए हो गया है। तो 16,880 करोड़ रुपया क्या हो गया है, बिहार का हरित बजट है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फिगर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 8,880 करोड़ रुपया केवल कहां खर्च हो रहा है, हरित बजट पे खर्च हो रहा है। पैसा किस पर, बिहार में वन क्षेत्रों को बढ़ाने पर। आपदा प्रबंधन बजट कितना हो गया, 1,530 करोड़ रुपए हो गया है। जल जीवन हरियाली, जन जीवन हरियाली बिहार का एक मिशन है। वन और वृक्ष आवरण बढ़ करके 9,903 वर्ग किलोमीटर हो गए हैं, जिसमें जो है 689 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है बिहार में, जो हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जल जीवन मिशन के जल जीवन हरियाली के तहत याद रखिएगा कितना वन में बढ़ोतरी हुई है, तो इस फिगर को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बजट को जरूर याद रखिएगा, 16,880 करोड़ रुपए जो है किस पे खर्च किया जा रहा है, तो हरित बजट पर। ये डाटा भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्च विकास के मार्ग में प्रमुख संरचनात्मक बाधाएं, याद रखिएगा, हम मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार की उच्च विकास दर है, हर क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से अधिक विकास दर है, उसके बावजूद भी कौन कौन सी संरचनात्मक बाधाएं बिहार में मौजूद हैं, तो इसको मेंस के पॉइंट व्यू से भी डाटा को लिख सकते हैं, पीटी पॉइंट व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। बिहार में प्रति याद रखिएगा 100 रुपए की बचत पर केवल 53 रुपए राज्य के भीतर निवेश होता है, बाकी पैसा बाहर चला जाता है, पूंजी राज्य से बाहर चली जाती है। तो भारत में जो पैसा खर्च होता है अलग अलग राज्यों में, उसे बिहार के लोग जहां जाते हैं तो याद रखिएगा वहां पैसा खर्च करते हैं। तो बिहार में अगर 100 रुपए की बात करते हैं तो प्रति 100 रुपए की बचत पर केवल 53 रुपए बिहार को मिलता है। तो बिहार से पैसे का पलायन हो रहा है, एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो संस्थागत बाधाएं कर रहा है। दूसरी तरफ बात करते हैं आय का अंतर, देखिए कि 14% वृद्धि के बावजूद, बिहार की वृद्धि 14% की वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय
76,490 अभी भी राष्ट्रीय औसत से 2.5 जो है लाख से आधे से भी कम है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार बहुत कम है। अब एक तरफ हम कह सकते हैं कि 14% की वृद्धि के बावजूद भी, ग्रोथ के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय बिहार की कम है, ये लिख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रति व्यक्ति आय है और जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय इतनी है। रोजगार निर्भरता की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कृषि का जीडीपी में हिस्सा घट रहा है। कितना हो गया है तो याद रखना 18.3% हो गया है। लेकिन 54, अभी मैंने बताया 54.2% कार्यबल अभी भी इसी पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर निर्भर है। तो संस्थागत बाधा आई कि नहीं आई? ठीक है। बड़े पैमाने पर गैर कृषि रोजगार की आवश्यकता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो जब इस आधार पे डाटाबेस क्वेश्चन लिखते हैं ना, मेंस में जब डालते हैं डाटाबेस चीजों को डालते हैं, तब एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको ये सब चीजें बताई जाती है कि इन सबको खोजना है आंसर में कि लिखा है कि नहीं। क्योंकि जब आंसर कॉपी चेक करता है तो सब गाइडलाइन उसको दिया जाता है, उसको एक मॉडल आंसर जो दिया जाता है उसमें बताया जाता है कि इन सबको खोजना है, आंसर में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जब डाटाबेस चीजों को हम थोड़ा बहुत डालते हैं ना, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। 2030 का लक्ष्य है उच्च विकास और जो है 7 निश्चय 3 का लक्ष्य है। क्या है कि पहला जो है, अगर जो है बात की जाए तो मानव पूंजी और कौशल में निरंतर भारी निवेश हो रहा है और कौशल विश्वविद्यालय भी बन रहा है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, पटना में, आपको पता होगा। दूसरा बात करते हैं कि कृषि पर निर्भरता घटा करके द्वितीय और विनिर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना होगा। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पिछड़े जिलों पर विशेष फोकस करना होगा। हमें जो पिछड़े जिले हैं उनको विशेष फोकस करेंगे, तभी हम बिहार में असमानता को दूर कर सकते हैं और सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। अगर बात करते हैं तो 2030 तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दुगुना करना है, ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आर्थिक समीक्षा 2025-26 एक स्पष्ट संकेत है कि बिहार अब केवल रिकवरी के दौर में नहीं है, रिकवरी नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, बल्कि वह एक मजबूत प्रौद्योगिकी संचालित और लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को पुनः स्थापित कर रहा है। ये निष्कर्ष रूप में हम कहीं डाल सकते हैं, एक बड़ा अच्छा निष्कर्ष है ये। तो इस तरह से याद रखिएगा कि बिहार के आर्थिक समीक्षा में जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप लोगों को गलत ना होने पाए। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जो है चैनल पे, इसके अलावा हमारे एग्जाम वेब ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। वह एग्जाम वेब आपका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैंने आपके कमेंट में शेयर कर दिया है, आप वहां से ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे मैंने जो कोर्स शुरू किया है 72 बीपीएससी का, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फीस बहुत कम है। कहीं कोई डाउट हो, फीस के मामले में भी कोई डाउट हो, कुछ कम करना हो, जो भी हो, आप दिए गए नंबर पे फोन कर लीजिएगा, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी होगा। और आप जो है इसको जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपकी सारी क्लास, सारा जो है मटेरियल आपको इसी तरह से डिजिटल फॉर्म में सबको मिल जाएंगे आपको। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, दिए गए नंबर पर भी फोन करके, कॉल करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो, पढ़ाई में कोई डाउट हो, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, सर हमको ये डाउट है। आप फोटो खींच करके मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं देख करके बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है। तो आप जुड़ाव रखिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।